मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, अदील अहमद, ये जो सब क्लास 4 है, ठीक है, ये जो सब क्लास 4 है, इसमें सिर्फ इसी में जो प्लेंटिफ है उसकी डिस्क्रिप्शन पे है, उसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, या कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपको राइट शेयर कराना है, या कोई आपने डेक्लेरेशन का सूट फाइल करना है, सूट आपने डेक्लेरेशन का फाइल करना है वहां पे, या इंजेक्शन का कोई सूट फाइल करना है वहां पे, या जहाँ पे ईजमेंट का सूट करना है वहां पे आप कितनी कोर्ट फीस लगाते हैं वो आप अपनी मर्जी से लगाते हैं। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ, शायद मिल जाए मुझे, मैं करता तो हूँ। अब ये इसमें जो लीगल एयर्स का भी सूट होता है, ये वापडा का सूट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें जो है वो आप कोड खुद को हम मतलब मुतय्यन करते हैं कोड फीस का, कि इस मकसद के लिए कोड फीस ये होनी चाहिए, तो कोड उस पर रिलाई करते हुए वो कह देती है कि चलें ठीक है जी, इस मकसद के लिए आपके पास कोड फीस यही है। ठीक है, अब मैं इसमें ये देखें दी वैल्यू ऑफ सूट फॉर द पर्पज ऑफ फी एंड जुरिडिक्शन इज 200 रुपीज। ये क्या है, 200 रुपीज। ये क्या हमारा क्या है, सूट है डेक्लेरेशन का है, सूट फॉर डेक्लेरेशन, सूट फॉर डेक्लेरेशन एंड कॉन्सिक्वेशन रिलीफ। ठीक है, ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये आपका सी में फॉल कर रहा है। दीन अहमद समझ आ रही है आपको? सर आ रही है। ठीक है, ये क्या है, डेक्लेरेटरी सूट हमने डिक्लेयर करवाना है कि हमारे जो बिल आ गया वो ज़्यादा आया है, तो वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कराना है। ठीक है, और साथ हमारा कॉन्सिक्वेशन रिलीफ का, उस पर मैंने लिखा है कि इसके जो दी वैल्यू ऑफ दिस सूट इज़ 2000 रुपीज़। ये मैं विच इज़ एग्जम्प्टेड। ठीक है, ये मैं खुद लगाता हूँ कोड फीस। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास सेक्शन, ये सब सब क्लास 4 उसकी अंडर क्लास ABC, ये जो इसमें है, इसमें ही आपको ये सर आपने बिजली के बिल पे लगाया हुआ है कि इसमें कंसेशन चाहिए, किस चीज की मैडम, ये इधर बहुत ज़्यादा बिल आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं लॉर्ड में, लॉर्ड में तो बकाया लगा देते हैं। ये ना मैंने एक उनके SDO से भी मेरी बात हुई थी, तो वो कहता है कि हमारे ना मतलब अक्सर आपके जो बिल हैं वो नवंबर में और जो जून में ज़्यादा आते हैं, उसमें बकाया डाल देते हैं। तो ठीक है, क्लोजिंग सर करनी होती है उन्होंने अभी। क्लोजिंग करनी होती है, सारा बकाया लगा देते हैं। ठीक हो गया, तो उस पर फिर हम एरियल्स डाल देते हैं, एरियल्स जो कि होते नहीं है, डिफॉल्टर हम होते नहीं है, हर महीने जितनी हमारा बिल होता है हम पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम जाके ये कर देते हैं। एक दफ़ा 1,35,000 सूट बकाया डाल दिया, असल बिल 10,000 था, तो मैंने जाकर कोर्ट को रिक्वेस्ट की, तो वो उन्होंने कर दिया कि मतलब करंट बिल कर दिया है। इसी तरह एक बिल थी, फैक्ट्री थी, सम टाइम हमारा चल भी जाता है, ऐसे भी चल जाता है, फैक्ट्री चला रहे थे, उन्होंने बकाया डाल दिया, 6,35,000 का बिल भेज दिया, जो 35,000 करंट था। तो फिर मैंने जाकर कोर्ट को कहा कि हमारा ऐसे पीछे देखें कार्ड कुछ भी नहीं है, इधर बैठे थे शायद मुअज्जम साहब, बहुत अच्छे जज हैं, तो उन्होंने वो 6 लाख ख़त्म कर दिया था। तो जहाँ पे वो लगता है कि नहीं मतलब एरियाज कोई नहीं है, तो फिर वो कोर्ट रिलीफ देती हैं, वो बकाया जात ख़त्म कर देती हैं, करंट पे करते हैं, और उसके बाद फिर करंट बिल जितनी आते हैं वो कहते रहते हैं। ठीक हो गया, आगे है जी आपका ये इसी तरह ये डिक्लेरेशन का। ठीक है, और कॉन्सिक्वेशन रिलीफ,
उसके बाद इंजंक्शन का सूट, ईजमेंट और अकाउंट्स का। यहाँ पे जो अकाउंट खुद आप सेटल करते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक हो गया। इन ऑल सच सूट द प्लेंटिफ शेल, ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ शेल स्टेट द अमाउंट एट विच वैल्यू ऑफ रिलीफ साठ, वो अमाउंट बताएगा कि कितनी कि आप वो जो है ना क्लेम मतलब रिलीफ स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी के अमाउंट का आप रिलीफ मांग रहे हैं, कितनी अमाउंट का रिलीफ मांग रहे हैं। अब मैंने बताया कि यार वो कोर्ट फीस के लिए हम 200 रुपए का क्लेम है, ठीक है, कोर्ट ने कहा चलें ठीक है जी। सर फिर वो क्लेम भी तो कम ही मिलेगा ना सर, आप फीस के लिए अगर क्लेम कम कर देते हैं अपना, तो फिर वो क्लेम मिलेगा तो आपको कम है डिग्री में सर, अमाउंट मिले भी कम तो नहीं फिर। क्या चीज? सर मैं ये कह रहा हूँ फीस के लिए अगर हम क्लेम कम करते हैं तो हमारा फिर जो एक्चुअल क्लेम होगा, जो हमारी एक्चुअल रकम होगी, वो हमें मिलेगी भी नहीं ना फिर सर, वो फिर सर कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, मैं सिर्फ इन 4 बातों की बात करूँ। आगे हम देखेंगे ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मैं जाके दिखाऊंगा कि वो अकॉर्डिंग टू क्लेम होगा। अगर हम उतनी कोड फीस नहीं पे करते तो वो आपकी सेक्शन 711 के तहत आपका खारिज कर देंगे। ठीक है, अगर कोड फीस नहीं पे करते तो 711 के तहत आपका दावा ही खारिज कर देंगे। ये इन सूट्स में हम कर सकते हैं। इंजंक्शन का सूट है, इंजंक्शन का आप देखें तो इंजंक्शन का भी आपको कोई कोर्ट फीस नहीं पे करनी पड़ती, इंजंक्शन का भी आप कोई कोर्ट फीस नहीं पे करते। अब इंजंक्शन का भी इधर कंटेम्प्ट लीगल है, ये लीगल है, इसमें भी आप देखें, इसमें भी कोई कोर्ट फीस नहीं है। ये देखें, ये देखें दी वैल्यू ऑफ कोर्ट फीस फॉर द पर्पज ऑफ, ये इस पे भी कोई कोर्ट फीस नहीं है, आपको मेरा ख्याल नजर आ रही होगी, ये है, ठीक है, इस पे भी कोई कोर्ट फीस नहीं है। वो ये लीगल है डिक्लेयर कराए थे। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है आपका, मैं कौन सा आपको दवा दिखा रहा था, चले इधर, ये था आपका अकाउंट्स वगैरह के, मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ ने खुद मुकर्रर करनी है। आगे कहता है जी फॉर द डेक्लेरेटरी डिक्री रिगार्डिंग इमूवल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड सेल। अब यहाँ पे देखें, ये भी आपकी डेक्लेरेटरी डिक्री है, ठीक है, मैं आपको लीगल एज का दावा दिखा रहा था, उसमें है भी वो मैंने आपको दिखाया। ये क्या है आपका सब क्लास 4 और उसका जो सी है, ये भी आपकी डिक्लेरेटरी डिक्री है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है। यहाँ पे जो V4 VA है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, ये भी डिक्लेरेटरी डिक्री है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, लेकिन यहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट है, अलेज्ड सेल मतलब सेल डीड है, ठीक है, या एग्रीमेंट टू सेल है, उसके अकॉर्डिंग कहता है इन सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री विद और विदाउट कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ as to right in or title to immovable property based on alleged sale, gift, exchange or mortgage according to value of property, according to value of property। अब आपने जो एग्रीमेंट टू सेल को मतलब आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको आपने डिक्लेयर करवाना है, वैलिड डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, उसको वैलिड डिक्लेयर करवाना है, या आपकी जो गिफ्ट है उसको आप डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, आप एक्सचेंज को डिक्लेयर करवाना है, तो वो आपका कैसे होगा, जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो उस पे होगा। ये यहाँ पे बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जमीन की, जमीन आपने सेल की, ठीक है, उसकी आपने डिक्लेरेटरी डिक्री लेनी है, तो जितनी जमीन की प्रॉपर्टी होगी, सपोज के लैंड है 10 मरले लैंड है, वो 10 मरले आपके 10 लाख के हैं, तो 10 लाख पे आपकी कोर्ट फीस होगी, 10 लाख पे आपकी कोर्ट फीस होगी, ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। गिफ्ट पे भी होगी? क्या चीज? गिफ्ट पे भी होती है? गिफ्ट तो नहीं होती ऐसे, अपना को टैक्स भी नहीं होता। ये गिफ्ट अगर कोई आपकी ये जो डिक्लेरेटरी डिक्री है, राइट और टाइटल रिमूवल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एलिजिड सेल, जो अगर कोई सेल है, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, ठीक है, या मॉर्गेज है, उस पे आप सर वो गिफ्ट या सर हिब्बा पे तो सर वो टैक्स भी नहीं होता ना, बस इसलिए पूछ रहा था। कहाँ पे टैक्स नहीं होता? सर कोई हिब्बा करते हैं, गिफ्ट करते हैं, सर हुकूमत टैक्स नहीं देती ना। अब अगर आप हिबा डिक्लेयर करवाते हैं ना तो उस पर कोर्ट फीस होती है। मैंने किया हुआ है तो उस पर कोर्ट ने कहा सर कि वही मैं पे करें। वैसे इंटरनल कह रहा था, सर टैक्स नहीं होता, कोर्ट फीस है। सर ये अब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं इनकम टैक्स जो भी है, अब हिबा भी आप कोर्ट से आके डिक्लेयर करवाते हैं तो वो उस पर भी कोर्ट फीस लगानी है, कितनी? जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, मैंने अब सूट फाइल किया हुआ है, मुस्तफाबाद में प्रॉपर्टी पड़ी है, वो भी मैंने एक डिक्लेरेशन फाइल किया है। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद हस्बैंड ने अपनी बीवी को अपना घर वो गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अपना घर गिफ्ट कर दिया, उसी गिफ्ट डीड को मैं कोर्ट से डिक्लेयर करवा रहा हूँ कि बीवी अब उसकी मालिक है। ठीक है, तो उस पर कोर्ट फीस लगानी है। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख है, हैं? सर फिर वही 15,000 ही होगी। हाँ, 35 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, उसकी 15 लाख है, तो उस पर 15,000 कोर्ट फीस देना पड़ेगा, सॉरी 35 लाख। ठीक हो गया। आगे फादी अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया। यहाँ तक आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, पीछे कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन सर। चलें आगे, कहता है फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड, हाउस एंड गार्डन। लैंड, हाउस एंड गार्डन, कहता है इन सूट फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड, हाउस एंड गार्डन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड सच वैल्यू बी डीम्ड। अब वो वैल्यू कैसे होगी? अब वो वैल्यू कैसे होगी वो आपको बताते हैं। ठीक है, कहता है कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड एंड वेयर नेट प्रॉफिट हैव arisen from such land during the year next before the date of presentation of plaint 15 times on such net profit। अब ये कहता है कि जब अगर आपकी जमीन है और उस जमीन से कोई प्रॉफिट भी आता है, ठीक है, प्रॉफिट भी उस जमीन से आता है, मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड आप काश्त करते हैं तो आप उससे गंदम भी उगाते हैं, आप उस पर काटन कपास भी उगाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं। ठीक है, तो उस पे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर बिफोर मतलब बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ सूट, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आपने दावा दायर किया है उसका लास्ट ईयर, आप 2020 में दावा दायर कर रहे हैं तो उसका 2019 में उस जमीन पे जितनी भी प्रॉफिट आ रहा था उसका 15 टाइम्स, उसका 15 टाइम्स, उसका 15 टाइम्स। सपोज के आपका जो जमीन है, जमीन से आपका एक साल का आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, एक साल का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उसका 15 टाइम्स कितनी है? 15 लाख बन जाएगा। 15 लाख का 5.5-7% आप लगा लें, कितनी है? 15 लाख का आप 7.5% लगा लें तो वो आपको पता चल जाता है कि कितनी है। ठीक हो गया। सर ये एग्जांपल जरा दोबारा समझा दें। मैं आपको मैडम ये दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये आपको इतनी मैंने इतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी। मैडम ये देखें, पोजेशन ऑफ लैंड, पोजेशन ऑफ लैंड है, ठीक है। अब लैंड है, लैंड से मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड से आपका प्रॉफिट भी आ रहा है, लैंड से आपका प्रॉफिट भी आ रहा है। अब एक साल का प्रॉफिट कितनी आ रहा है आपका? 10,000। ठीक है,
10,000 का आपने 15 टाइम्स, कितनी 15 टाइम्स, 15 टाइम्स कितनी बनता है 15 गुना, 15 गुना आपका 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख पे आपने 7.5% के हिसाब से फीस देनी है। ठीक हो गया। 1.5 लाख का एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से जितनी प्रॉफिट आ रहा है उसका 15 गुना लेके आपने कोर्ट फीस देनी है। सपोज के 10,000 रुपया आपका प्रॉफिट आ रहा है उस जमीन से 1 साल का, तो 10,000 पे आपने 15 गुना लगाना है, वो 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख पे आपने 7.5% के हिसाब से देना है। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर उसका जमीन से सपोज के 1 लाख रुपया आ रहा है, 1 लाख रुपया साल का आ रहा है, तो आपने उसका 15 गुना 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख पे आपने 7.5% पे देनी है, 7.5% पे देनी है। आगे वो कहता है कि लैंड विद प्रॉफिट, सॉरी विदाउट प्रॉफिट, लैंड विदाउट प्रॉफिट, लैंड विदाउट प्रॉफिट। तो लैंड विदाउट प्रॉफिट क्या है, ये where the subject matter is land where no profit has been arising therefore from market value of such land। अब एक प्लाट पड़ा है लाहौर में, एक प्लाट पड़ा है, उस पे कोई मतलब एक कनाल का प्लाट है, उस पे कोई आप एग्रीकल्चर नहीं है, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उसकी मार्केट वैल्यू, सपोज के आज वो 10 मरले का प्लाट पड़ा है, उसकी 20 लाख वैल्यू है, तो 20 लाख के हिसाब से, तो उसकी 20 लाख के हिसाब से। ठीक हो गया। आपका लैंड है विदाउट प्रॉफिट, तो मार्केट वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से। ठीक हो गया। थर्ड में बताया गया कि अगर आपका हाउस है या गार्डन है, आपका घर है या गार्डन है, घर है या गार्डन है, तो उस पे भी आपका कोई प्रॉफिट नहीं आता, तो घर की या कोई बाग वगैरह है, तो उसकी भी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू, इसको करंट सीएमवी करंट मार्केट वैल्यू, आज आपके घर की कीमत 30 लाख है तो 30 लाख की कोर्ट फीस लगेगी। आप आज आपके गार्डन की कीमत 20 लाख है तो 20 लाख के हिसाब से लगेगी। ये 5 ये कह रहा था। 5 क्या है, पोजेशन ऑफ लैंड हाउस गार्डन, पोजेशन ऑफ लैंड हाउस और गार्डन। लैंड प्रॉफिट दे रही है तो उसका जो जितनी प्रॉफिट है उसका 15 गुना उस पर कोर्ट फीस, प्रॉफिट नहीं दे रही तो करंट मार्केट वैल्यू, हाउस या गार्डन है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू। ये 5 तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। कमर साहब समझ आ गई आपको? जी। क्वेश्चन कोई एनी क्वेश्चन आपका किसी का भी? आगे है जी आपका टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन, टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन, कि आपने प्रियम्पशन का सूट फाइल करना है तो उस पे आपकी कोर्ट फीस क्या होगी वो देखते हैं। कहते हैं इन सूट टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन वेयर सब्जेक्ट मैटर इज लैंड according to the value of land in respect of which the right is claimed, calculated by multiplying the produce index of unit of such land with money value of produce index as notified by government, and where subject matter is a house garden according to 5। सिंपली वो बता रहा है कि अगर आपकी जो प्रियम्पशन का सूट फाइल करना है, ठीक है, किसी जमीन पे, तो उसका आपने कोर्ट फीस कैसे लेनी है, उसकी आपने देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी मल्टीप्लाइंग दी प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट, प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट के मतलब उस पे आपको फसल कितनी आ रही है। अब आपकी मैं आपको गंदम का बताऊं तो हमारे जो रहीमियर खां में जो गंदम की एवरेज है 1 एकड़ की, मतलब 8 कनाल की गंदम की एवरेज मैक्स एवरेज होती है 40 मन पर एकड़, 40 मन पर एकड़। ठीक हो गया। ये एवरेज है, ये भी आपको नेट बताती है, एवरेज यही है 40 मन होती है, 35 40 35 40 40 मन एकड़ आपकी गंदम की। अब वो कह रहे कि उसको उसकी विद मनी वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस इंडेक्स। अब जो गवर्नमेंट का सरकारी रेट होता है, सरकारी रेट होता है गंदम का, वो 1500 रुपया मन, 1500 रुपया मन। ठीक हो गया। तो 40 को 1500 पे जरब दें तो आपका एक अमाउंट आ जाती है
कितनी अमाउंट आ जाती है? 40 को अगर 1500 पे 40 को 1500 पे ज़रब दें तो आपको 60 मतलब आपका ये बन जाएगा 6 लाख। 6 लाख बनेगा नहीं, 40 जी सर, और 15 60,000। ठीक है, तो 60,000 ये आपकी ये जो गंदम है 6 महीने की फसल है। गंदम 6 महीने की फसल है, 6 महीने में हम उस पर कपास भी बीजते हैं। ठीक है, कपास भी अगर एक जो आपका, मैं प्योर जाट फैमिली से हूँ, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, मैंने खुद भी की है। ठीक है, अच्छा जो गंदम है आपकी कपास है, कपास का 1 एकड़ जो है, 1 एकड़ मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाए तो 25 मन होता है, नहीं तो वो एवरेज जो हमारे पंजाब या हमारे रहीमियर खां में है वो 10 से 15 मन एकड़, 10 से 15 मन, ये भी बहुत अच्छी हो जाए तो, नहीं तो 10 मन हो जाती है आपकी कपास। और वो उसका रेट जो है आज 5,000 पर मन है। ठीक है, तो वो 50,000 वहां से भी आ जाता है, मतलब 60 वो ये एवरेज आपका 1 साल में 1 एकड़ आपको 1 लाख रुपए देता है। 1 लाख 1 एकड़ देता है। ठीक है, टोटल मिला के, तो उस 1 लाख पे आपकी कोर्ट फीस लगेगी। यहाँ पे मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो बता रहा है कि वो उसकी एवरेज अमाउंट कितनी है। ठीक है, एवरेज इंडेक्स प्रोड्यूस इंडेक्स ये बता रहा है, प्रोड्यूस इंडेक्स सपोज के 40 मन एकड़ का। उसके अलावा मनी वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस इंडेक्स, मनी वैल्यू क्या है? 40 मन, 1 मन की 1500 रुपया, तो इस तरह 60,000, इस तरह 60,000। इधर भी मैंने कोई कैलकुलेशन मेरा ख्याल की है। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, क्वेश्चन करें आप। सर प्रीएम्पशन एक्ट में सर जो पढ़ा था 1/3, तो सर वो अपना कोर्ट फीस नहीं है, तो वो सर क्या होता है सर? 1/3 वो समथिंग एल्स दिल अहमद। 1/3 जो है ना वो आपकी श्योरिटी है कि वो देखते हैं कि क्या आप ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। सर यानी वो सर श्योरिटी बॉन्ड है, और सर ये कोर्ट नहीं, फीस श्योरिटी रहता है। बॉन्ड भी नहीं कहेंगे, श्योरिटी बॉन्ड समथिंग एल्स होता है। वो आपसे पैसे लेते हैं कि 1/3 आप जमा करवाएं कंसिडरेशन अमाउंट का। कंसिडरेशन सर कितनी? एडवांस सर हो गया एक किस्म का। हाँ, वो एडवांस के, वो कोर्ट देखेगी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी है या नहीं है। ठीक है, प्रेमशन का मैंने यहाँ पे इधर यही बनाया हुआ है कि आपका जो लैंड जो आपकी मतलब जो कहता है प्रोड्यूस इंडेक्स के 40 मन है पर एकड़, और 1,000 रुपया 1 मन का, तो ये कितनी बन जाएगा आपका? 4 लाख पे। 4 लाख आपकी मार्केट वैल्यू होगी प्रियम्पशन सूट के लिए। नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही। ये मैंने आपको गंदम का दिला, मतलब समझ ये आपको कोई है पता है इन चीजों का? सर की है कशकारी सर मैंने भी। हाँ, तो फिर तो आप ये अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जी सर, गंदम कपास दोनों की भी। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो ये था आपका प्रियम्पशन का मैं फिर बता देता हूँ कि प्रियम्पशन का अगर कोई ज़मीन है जिससे प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जैसे कि काश्तकारी हो रही है, तो जितनी उसकी फसल होगी, फसल का मतलब एक गवर्नमेंट भी रेट देती है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी एक रजिस्टर होता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑफिसर बताता है कि इस इलाके से मतलब इस स्टेट से इतनी एवरेज मतलब जो है ना गंदम आती है, या आपकी जो स्टैट डिपार्ट है, ठीक है, महकमा शुमारियात, वहाँ उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट की स्टैट है कि हर डिस्ट्रिक्ट से मतलब सपोज कि रहीमियर खान है, रहीमियर खान से 1 साल में हमारी गंदम कितनी आती है, उनके पास स्टैट है वो। और उसके अलावा गवर्नमेंट हर साल अपना रेट भी बता देती है कि गवर्नमेंट जो गंदम लेगी इतनी पे लेगी। वो यही चीज़ है यहाँ पे, वो बता रहा है कि प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट और मनी वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस इंडेक्स, इनको जरा देंगे तो जो वैल्यू होगी वो आपकी कोर्ट फीस होगी। आगे वो आपकी उसी की सर उसका सर कोर्ट फीस सर जितनी आती है सर इनकम है, या सर टोटल अपना सर प्रॉफिट तो लेता है ना सर? नेट प्रॉफिट। ठीक है, सर यहाँ नेट पे प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ कि वो दी वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव अमाउंट कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट प्रोसीड विद द मनी वैल्यू ऑफ इंडेक्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सर ये नहीं, प्रोड्यूस इंडेक्स। जी सर, प्रोड्यूस हाँ इंडेक्स तो सर यही हुआ ना कि टोटल आया, हाँ उसमें से जी, उन्होंने ये खर्चा नहीं डाला बीच में, यानी सर खर्चा खर्चा तो निकाल के अलग मैटर है। नहीं खर्चा निकाल के, यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया ना कि नेट प्रॉफिट, यहाँ पे उन्होंने बताया पोजेशन में उन्होंने ये आपकी आ रही है ना ये
कि आपकी जी। जो जमीन है जहां से आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉफिट का जितनी आपका सालाना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट सपोज के आपका सालाना 1 लाख रुपया है, तो उस नेट प्रॉफिट पे उन्होंने ऊपर बात की है नेट प्रॉफिट की, नीचे इन्होंने बात प्रॉफिट की नहीं की है, ठीक है, नीचे प्रॉफिट की बात नहीं की। तो हमने वही है कि जितनी आपकी वो फसल आती है और फसल का जो रेट लगता है, उस फसल की रेट के ऊपर आपकी कोर्ट फीस लगेगी। तो वही प्रोड्यूस इंडेक्स है ना सर, इसमें तो ये प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, हाँ टोटल जी, सर जितना आपकी इनकम है वही लिखा हुआ है। हाँ जी, वो है। आगे दूसरा वो बी में बताया गया कि वेयर सब्जेक्ट मैटर इज हाउस और गार्डन, हाउस सर उसका और 7.5% नहीं होगा ना? हाँ जी 7.5%, 7.5%, ठीक है। बी में बताया गया कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अ हाउस और गार्डन, वो घर है या वो मतलब बाग है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद दिस क्लास 5। क्लास 5 में हमने क्या पढ़ा है, वो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, ठीक हो गया। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह हम कोई 7 तक पढ़ चुके हैं। सर ये यहाँ तक घर वगैरह पे प्रीएम्पशन मतलब अप्लाई होती नहीं है, क्लेम है, नहीं कर सकते फिर? मैं ये कह रहा हूँ घर वगैरह पे तो हम ये प्रीएम्पशन देखें, क्लेम नहीं कर सकते। ये आपका अदील नासिर साहब, ये हमारा जो कोड फीस एक्ट कब का है, 1870 का। प्रियम्पशन एक्ट कब आया है, 1991 में। तो आपका वो प्रियम्पशन एक्ट स्पेशल लॉ है, ठीक हो गया। और ये आपका जनरल क्लासेस एक्ट क्या कहता है, जनरल क्लासेस एक्ट कहता है वेयर टू स्टैट्यूज आर कंट्रेरी द लेटर वन शैल प्रिवेल। जो अगर दो आपके लॉज एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो लेटर होता है वही प्रिवेल करता है। अब लेटर हमारा कौन सा है, प्रियम्पशन एक्ट है। प्रियम्पशन एक्ट 1991 में है, वो कहता है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड पे मतलब जो सकनी जमीन है, अर्बन प्रॉपर्टी है, उस पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पे प्रियम्पशन एक्ट होता है, तो हमारा वही प्रिवेल करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर ओके सर। लैंड इसमें ये नहीं था सर, सर एग्रीकल्चर लैंड के अलावा प्रीएम्पशन होती? नहीं नहीं, वो एग्रीकल्चर लैंड पे है, वो आप सर अगली चीज, बादशाह वो उसकी डेफिनेशन पढ़े तो वो आपको मैं सर बताता है। जहन में वही डर कर। हम्म, ठीक है नासिर खान, जी सर। आपको समझ आ गई है। जी सर आओगी। चलें जी आगे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ 6 तक तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। ये हमारी मीटिंग कोई 9 मिनट तक खत्म होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ तक आपको समझ भी आ रहा है जी, अदनान जट समझ आ रही है आपको, अदनान जट जी 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 सर जी। अच्छी इस तरह समझ आ रही है, जी सर। अच्छा जी। जी वकास साहब, चले ये साइम साइम साहब आवाज आ रही है आपको, साइम साहब, साइम फ्रॉम साहिवाल। जी सर आ रही, जी सर आ रही आ रही। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक दिन क्लास लें और 15 दिन गायब हो जाएं। क्लास लेनी है तो कल भी आपने क्लास लेनी है, डेली क्लास लेनी है, ठीक है। ठीक होगा सर। हाँ जी, नेक्स्ट ऐसे नहीं करना, अगर आपने क्लास लेनी है तो प्रॉपर क्लास लेनी है, सर छोटे भाई की शादी है तो उस वजह से जो मैं भी थोड़ा है सा गरीब 15 था। दिन शादी कोई नहीं चलती। अगर आपने ये देखे ठीक ना है कि सर। इंसान को खुद अपने साथ जो है ना लायल होना चाहिए, ठीक है। अब कम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपेयर हो रहे हैं ना, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो तो इवन के अपना खाना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, इतनी कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है, आपकी सोच है। उस कंपटीशन में आप कहें कि आप 15-20 बिल्कुल दिन शादी पे लगा दें, वो अपने साथ भी नाइंसाफी है, स्टडी के साथ भी नाइंसाफी है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो आप एक दफा लग गए तो बस वो कश्तियां जला के तैयारी करें। कैसे, कश्तियां जला के, कश्तियां इंशाल्लाह। जलाने का मैं आपको बताऊं तो वो कश्तियां कैसे, वो एक अब मेरा ख्याल यूबी का था, सलाउद्दीन यूबी या एक और था, उन्होंने क्या क्या आपने जो भी है,
सलाहुद्दीन अय्यूबी था सर। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी। और उन्होंने देखा लश्कर उनका हजारों में है, इनके लाखों में है, और इनके मुसाफिर कितने थे, इनके पास थे हजारों में, अगले जो मुखालिफ थे वो लाखों में थे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने पीछे मतलब दरिया अबूर किया तो पीछे इन्होंने कश्तियां सारी जला दी थी। उन्होंने कहा नहीं, अब दो आपके मतलब एक ही दो रास्ते हैं, या मरना है या लड़ना है, वापस का कोई रास्ता नहीं है, या आप मरोगे या लड़ोगे। और फिर वो उन्होंने कश्तियां जला के जो लड़ाई की थी तो फिर उन्होंने वो विन किया था। तो आपने तैयारी करनी है कश्तियां जला के, आपके एम्स होने चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। वो सर वो कामयाब, तारिक बिन ज़ियाद था। तारिक बिन ज़ियाद था सर, वही तारिक गन बिन, योर बोट्स। जी जी तारिक बिन ज़ियाद था। जी जी बिल्कुल वही होगा, मुझे याद नहीं था, वही होंगे। ठीक हो गया। तो वो यही ऐसे आपने तैयारी करनी है, आपने ऐसे तैयारी करनी है। जो मैं कहता हूँ कि जो पर्सन, जो स्टूडेंट्स रेगुलर और पंक्चुअल हैं, रेगुलर पंक्चुअल हैं, वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक ज़हीन आदमी फेल हो सकता है, एक मेहनती कभी नहीं फेल हो सकता। मेहनती इंसान कभी भी फेल नहीं हो सकता, कभी नाकाम नहीं हो सकता, कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। कहते हैं कि अब जब तक आप ट्राई कर रहे हैं, वो आप मतलब जीत रहे हैं, आप कामयाब हैं। जिस दिन आपने गिव अप किया, जिस दिन आपने लीव अप किया, जिस दिन आपने थोड़ा बैक पे चले गए, उस दिन वो दिन आपका हार का होगा। और आप एम्स हाई रखें। मैं आपको एक एग्जांपल मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। यहाँ पे एक सेशन जज साहब हैं, अभी भी बैठे हैं, अब्दुल कयूम भुट्टा साहब, वो हैं या हाँ वही हैं, मुल्तान से हैं। कहते हैं कि वो क्या है कि उन्होंने सिविल जज का फर्स्ट अटैम्प्ट दी, फेल हुए, सेकंड अटैम्प्ट दी, फेल हुए, थर्ड अटैम्प्ट दी, फेल हुए। उन्होंने गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया। वो खुद बताते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त थे जो नालायक बिल्कुल डल थे, वो लग गए सिविल जज, मुझे नहीं लगे। मैं मजाक भी करते थे एनी हो, वो कहता मैं लगा रहा। उसके बाद एडिशनल सेशन जज की सीट से आई, वो पहली अटेम्प्ट में एडिशनल सेशन जज लगे। और उनकी अब जो उनके दोस्त हैं, उनके कुलीग हैं, उसके बैचमेट हैं, उनकी अब अपीलें उनके पास जाते हैं। तो अल्लाह पाक मेहनत का सिला जरूर देता है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत का सिला मतलब वो किसी की मेहनत जाय नहीं करता, किसी की मेहनत जाय नहीं करता। तो आप अपने साथ आपको लायल होना चाहिए। चलें जी आगे। आगे जी आपका इन्फोर्स टू राइट ऑफ प्रीएम्पशन। आगे जी, टू इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू। कहता है इन अ सूट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू 15 टाइम्स हिज नेट प्रॉफिट एज सच फॉर द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग। ये आपको चीज़ें मेरा ख्याल थोड़ा तंग करती हैं। ये कहता है कि ईयर नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, के मतलब आज आप सूट मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, आज आप दावा दायर कर रहे हैं, तो उसका पिछला नेक्स्ट मंथ मतलब उसका पिछला और नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर आपका 2021 में फाइल कर रहे हैं, तो आपका वेरी नेक्स्ट बिफोर वो 2000 आपका 20 बनेगा। पिछला और वेरी नेक्स्ट मतलब आखिरी 2020 बनेगा। आज आप दावा दायर कर रहे हैं तो उससे पिछला जितनी भी आपका इंटरेस्ट था उसका 15 टाइम्स। ठीक है, आप अपना राइट इंटरेस्ट असाइन करवा रहे हैं, ठीक है, तो जितनी इंटरेस्ट है उसका 15 टाइम्स। सपोज के आपका इंटरेस्ट 1 लाख का है तो उसका 15 टाइम्स 15 लाख होगा। और 15 लाख आपने 15 लाख पे कितनी फीस है जी अदीला में, तो 15 लाख पे कितनी फीस होगी? 17,000। हाँ वेरी गुड। 15,000 का ही होगा। आगे है जी आपका ये आगे जो है इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतनी ख़ास आते हैं। ये हम सारा वन टू ऑल हमारा हम जो सेक्शन टू सेक्शन एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। कहते हैं टू सेट असाइड एन अटैचमेंट इन सूट्स टू सेट असाइड एन अटैचमेंट ऑफ द लैंड ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड और रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच द लैंड और इंटरेस्ट वाज अटैच्ड। ठीक हो गया। अब सेट असाइड की अमाउंट देनी है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज के अदील अहमद के खिलाफ डिक्री हुई 10 लाख की। अब
इनकी एक प्रॉपर मतलब इनकी मुल्तान में एक कोठी थी, बिल्डिंग थी, वो 50 लाख की बिल्डिंग है, वो उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच कर ली। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट भी थी, उनके भाई के भी शेयर था, तो उनके भाई ने वो अटैचमेंट को सेट असाइड करवानी है, तो उस पर कितनी कोर्ट फीस लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू अमाउंट फॉर दी विच द लैंड और इंटरेस्ट वाज अटैच। जितनी हद तक उनकी मतलब प्रॉपर्टी अब बिल्डिंग 50 लाख की, उसकी नहीं, जितनी अटैचमेंट आपकी, जितनी इंटरेस्ट के लिए अटैचमेंट हुई है, मतलब इनके खिलाफ 10 लाख की अटैचमेंट डिक्री थी, 10 लाख के लिए अटैच हुई है, तो वो 10 लाख की कोर्ट फीस लगाएगी, 10 लाख के हिसाब से कोर्ट फीस होगी। आगे वो बताया गया कि वेयर सच अमाउंट एक्सीड द वैल्यू ऑफ लैंड और इंटरेस्ट। अब वो अमाउंट सपोज के बिल्डिंग की अमाउंट से भी मतलब अटैचमेंट ज्यादा हो रही है, अटैचमेंट की अमाउंट 50 लाख से ज्यादा हो रही है, द अमाउंट फी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ सच लैंड और इंटरेस्ट। तो वो आप मतलब अटैचमेंट 50 लाख से ज्यादा, मतलब बिल्डिंग की अमाउंट से ज्यादा हो रही है, तो वही आपकी 50 लाख होगी जितनी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी होगी। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि अटैचमेंट करवानी है, अटैचमेंट पे कोर्ट फीस कितनी लगेगी? अटैचमेंट पे कोर्ट फीस उतनी लगेगी जितनी के आपकी लैंड या जितनी आपका इंटरेस्ट अटैच किया गया है, जितनी लैंड या जितनी इंटरेस्ट अटैच किया गया। अदील अहमद के खिलाफ 10 लाख की प्रॉपर्टी डिक्री थी, तो उनका 10 लाख का शेयर अटैच किया कोर्ट ने। कितनी? 10 लाख का शेयर। 10 लाख आपने कोर्ट मतलब इस अटैचमेंट को सेट असाइड करवाना है, तो इस पे आपने 10 लाख की कोर्ट फीस देनी है, इस पे आपने 10 लाख की कोर्ट फीस देनी है। आगे फिर प्रोवाइजो में क्या कहा गया है? प्रोवाइजो में कहता है कि अगर वो जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी वैल्यू अटैचमेंट से ज्यादा हो रही है, सॉरी अटैचमेंट की वैल्यू बिल्डिंग से ज्यादा हो रही है, तो फिर वही आपकी जो बिल्डिंग की कीमत होगी वही आपकी कोर्ट फीस के हिसाब से होगी। हाँ जी नासिर साहब, क्या समझ आई आपको? नासिर साहब। सर इसमें ये कहा गया कि जो अगर आपने अटैचमेंट जो है वो ऑर्डर हुआ है तो सेट साइड करवाना है, तो वो अगर आप जो जितनी अमाउंट की वो अटैचमेंट है मतलब जितनी अमाउंट वैल्यू की है प्रॉपर्टी की, जितनी